चलते हैं, देखते हैं आप लोग का रिजल्ट। इसमें जो है रिजल्ट आप लोग देख पा रहे हैं। सभी लोगों का रिजल्ट सामने है। अभिनीत कुमार पाठक, इनका है 46 नंबर। अजीत कुमार, इनका 50 नंबर है, यानी 50 में 50। अखिलेश कुमार 44 नंबर है। अमित कुमार 26 नंबर है। अंजलि कुमारी 44 नंबर है। अंकुश कुमार 44 नंबर है। विक्की कुमार 32 नंबर है। जयमंती माला कुमारी यह 38 नंबर है। लकी कुमार सिंह 48 नंबर है। एमडी जुनैद 42 नंबर है। नरेंद्र कुमार 46 नंबर है। निवास कुमार 48 नंबर है। प्रमोद कुमार 36 नंबर है। प्रिंस कुमार 44 नंबर है। पुष्कर कुमार 40 नंबर है। शुभम कुमार 40 नंबर है। सूरज कुमार 38 नंबर है। देखिए क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्या मापने के लिए मेगर को बनाया गया है, यानी क्या मापने के लिए मेगर को बनाया गया है। तो हम लोग पढ़े हैं कि मेगर जो है बहुत हाई रेजिस्टेंस को मेजर करता है, यानी कि हाई रेजिस्टेंस मापने के लिए मेगर को जो है बनाया गया है, यानी कि बहुत उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर को बनाया गया है। क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को ओम मीटर की तरह जोड़ा जाए। तो क्या होगा, वोल्ट मीटर को अगर आप ओम मीटर की तरह जोड़ेंगे तो रीडिंग जो आएगा वह लो आएगा, लो रीडिंग। किस वोल्टेज के ऊपर सस्पेंशन प्रकार का इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाता है। तो 33 केवी से ऊपर जो है सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर प्रयोग करना हम लोग शुरू कर देते हैं, है ना। 33 केवी वोल्ट जब आएगा उसके ऊपर जितना भी वोल्टेज आएगा उसमें हम लोग जो है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का उपयोग जो है शुरू कर देते हैं। आप लोगों में से कोई बता सकता है कि सस्पेंशन टाइप का और दूसरा कौन सा नाम है। आप लोगों में से कोई बता सकता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का और क्या नाम है। हाँ, डिस्क टाइप इंसुलेटर भी बोला जाता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को। आगे देखिए, किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया होता है। तो जो जितना भी सर्किट दिया गया है उसमें से लिफ्ट का जो सर्किट हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग लिमिट स्विच का उपयोग करते हैं। लिमिट स्विच मतलब एक निश्चित ऊंचाई या लिमिट जो है एक निश्चित डिस्टेंस तक जाएगा और वहां तक उस सर्किट को क्लोज कर देगा, है ना, मतलब रोक देगा, उसके ऊपर जाने नहीं देगा या उससे ज्यादा जाने नहीं देगा। तो उस सर्किट में हम लोग जो है लिमिट स्विच का उपयोग करते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार जो है लिफ्ट का जो सर्किट होता है उसमें हम लोग लिमिट स्विच का उपयोग करते हैं। किसके कारण क्रिस्टल ऑसिलेटर एक स्थिर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर करता है, ऑसिलेट करता है। वह है हाई क्यू, उच्च क्यू। किसी 1000 वाट के हीटर को 240 वोल्ट के एसी सप्लाई से जोड़ा गया है। हीटर द्वारा ली गई धारा का मान क्या होगा। तो क्या कर रहा है, पावर दिया है 1000 वाट, है ना, वोल्टेज क्या है 240 वोल्ट और निकालना क्या है करंट, धारा का मान ज्ञात करना है। तो धारा का मान हम लोग किस सूत्र से निकालते हैं। आई निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पावर दिया रहे और वोल्टेज दिया रहे तो P by V लिख सकते हैं।
हाँ, P/V करेंगे आपका आई जो है निकल जाएगा, है ना। P/V करेंगे आई निकल जाएगा। और इसमें ऑप्शन भी दिया है, एकदम सटीक से सटीक या कॉम्पिटेटिव लेवल का क्वेश्चन है। ऑप्शन जो है कंजस्टेड दिया है, ऐसे देख के भी कोई मार देगा, है ना। तो लेकिन इसमें भी जो है सही से सही मारना है। देखिए इनका गलत हो गया है, 4.166 होगा, 4.1046 है, इसलिए गलत हो गया है। आगे देखेंगे हम लोग। किसी डीसी जनरेटर के वोल्टेज को डैश के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो डीसी जनरेटर के वोल्टेज को हम कब बढ़ा सकते हैं, उसका जब स्पीड बढ़ा देंगे तो वोल्टेज जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हम लोग डीसी जनरेटर के वोल्टेज को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, स्पीड को बढ़ा देंगे तो वोल्टेज भी जो है बढ़ जाएगा। किसी अल्टरनेटर की ईएमएफ बढ़ानी हो तो क्या करेंगे, अल्टरनेटर का जो ईएमएफ बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स को रेगुलेट करके फ्लक्स को फिर बढ़ाएंगे, तब हमारा जो है अल्टरनेटर में जो है ईएमएफ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। किसी अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है। तो हम लोगों को इतना पढ़े हैं कि अल्टरनेटर केवल एसी सप्लाई ही उत्पन्न कर सकता है। जैसे ही नाम आता है अल्टरनेटर, इतना छोटा छोटा कॉमन क्वेश्चन है, फिर भी ये गलत लगाए हैं टीका। अल्टरनेटर एसी उत्पन्न कर सकता है ना। किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किससे प्रभावित नहीं होता है। तो किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है आपका प्लेट का जो मेटल का चिका है उससे कोई लेना देना नहीं है ना। किसी चालक में होना चाहिए, तो ऑप्शन में एक के अनुसार किसी चालक में क्या होना चाहिए, कम विशिष्ट प्रतिरोध। कम विशिष्ट प्रतिरोध रहेगा तब क्या होगा आपका, उसमें जो है वोल्टेज जो है ज्यादा फ्लो करेगा, उसमें करंट जो है ज्यादा जो है प्रवाहित हो सकेगा। अगर उसमें रेजिस्टेंस हाई रखे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा तो पता चले कि वो आपका इंसुलेटर हो गया। तो किसी भी कंडक्टर में अच्छा कंडक्टर कब माना जाता है, जब उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम से कम है ना। किसी जनरेटर का ईएमएफ किस पैरामीटर पर निर्भर करता है। तो इनमें से सभी जितना भी है आपका, जितना भी दिया गया होगा उस सब पर निर्भर करता है। जैसे में रोटर जो है, रोटर की लंबाई जो है उस पे, बाइंडिंग पर, है ना, स्लॉट की संख्या पर, इस सब पर जो है निर्भर करता है। किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता का अधिकतम मान होता है जब, कब मैक्सिमम मान होगा आपका, जो ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी होगा कब हाई होगा, जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाएगा, तब जो है आपका ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी जो है बहुत अच्छा होगा, हाई होगा। थोड़ा फास्ट बताइए सर, ये सब पढ़ा हुआ है तो फास्ट बताइए। आप केवल पढ़े हैं, है ना, अभी जिनका लिए हुए हैं वो तो ऑलरेडी फेल है। आप केवल अपना नहीं देखिए, आप अपने सहपाठियों को भी देखिए, सबको देख के चलिए, है ना। आप सामने, आपके सामने देख रहे हैं कि यह जो है फेल हो गए हैं। तो अभी तक जितना भी बताए हैं उसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी परिपथ भंजक में, किसी परिपथ भंजक में तेल भरने का मेन उद्देश्य क्या है। तो किसी सर्किट ब्रेकर में जो है आपका तेल भरने का मेन उद्देश्य ये होता है कि सर्किट परिपथ भंजन के समय संपर्क में होकर उत्पन्न स्पार्किंग को क्या करेगा, वह दबा देगा, कम कर देगा। किसी बैटरी की आवेशित या विसर्जित अवस्था को जानने के लिए मापा जाता है।
तो बैटरी आपका चार्ज है कि डिस्चार्ज है, तो हम लोग क्या मापते हैं, उसका जो है बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका अपेक्षित घनत्व मापते हैं, है ना। और जो मापते हैं उसका क्या नाम है, आप लोगों में से कोई बता सकता है? हाइड्रोमीटर। बैटरी का जो है हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का जो अपेक्षित घनत्व मापते हैं उस यंत्र का क्या नाम है? हाइड्रोमीटर। हाँ, हाइड्रोमीटर। सही है, याद है आप लोगों को, अच्छी बात है। किसी बैटरी की क्षमता का निर्धारण प्लेटों की संख्या और किसके द्वारा किया जाता है, तो उसके प्लेट का जो संख्या होगा और प्लेट का आकार होगा उस पर निर्भर किया जाएगा, उस पर जो है निर्भर करता है। किसी मोटर सर्किट में फ्यूज प्रदान करता है, तो कोई मोटर सर्किट है उसमें फ्यूज जो है आपका शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा जो है प्रदान करता है। किसी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर क्या है, तो एक रहेगा आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट कब होगा, जब उसका पावर फैक्टर 1 होगा। किसी सर्किट में लीकेज धारा क्या उत्पन्न करती है, तो ऊर्जा की अधिक बिलिंग। देखिए जब आपका लीकेज करंट उत्पन्न होता है तो उस कंडीशन में आपका जो घर का जो बिजली आएगा वो बढ़ जाएगा, ज्यादा आएगा, बिल मतलब ज्यादा आएगा। किसी सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, तो किसी सेल में भी जो है कोई भी सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, कौन कौन सा नाम बता सकते हैं आप लोग इसको? एनोड, कैथोड। हाँ, एनोड और कैथोड। कोई डीसी शंट मोटर किसी डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रहा है, फील्ड वाइंडिंग यदि खुल जाए तो क्या होगा? कोई शंट मोटर है और वह चल रहा है हल्का लोड पर, है ना, अचानक उसका एक फील्ड वाइंडिंग खुल जाता है तो क्या होगा, है ना, तो उसका फील्ड वाइंडिंग खुल जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, उसका स्पीड जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा और अधिक हो जाएगा। कोई मोटर डीसी मोटर है, यह मोटर के किस भाग को देखकर पता किया जाएगा? कोई मोटर डीसी मोटर है, यह मोटर को कम्यूटेटर को देख के पता किया जा सकता है यह डीसी मोटर है। कौन सा द्रव इंसुलेटर नहीं है, इसमें से जो दिया गया है इसमें से इंसुलेटर नहीं है, तो कार्बन। कार्बन इंसुलेटर नहीं है। होता है ना ग्रेफाइट, कार्बन का ही बना रहता है ना ग्रेफाइट। कार्बन का आपको क्या है, आपका ग्रेफाइट है ना, देखिएगा उसमें सप्लाई देके एकदम सप्लाई आता है इस पार से उस पार, तो कार्बन जो है इसमें से आपका इंसुलेटर नहीं है, लकड़ी इंसुलेटर है। कौन सा पदार्थ विद्युत का चालक नहीं है, जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कौन सा पदार्थ है जिसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता है, तो कांच में जो है करंट फ्लो नहीं कर सकता है। फोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में कितने चुंबकीय पथ होते हैं? फोर प्रकार के जो है फोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें जो है आपका केवल एक रास्ता होता है ना, और कोर टाइप होता है। और कौन कौन टाइप होता है आप लोगों में से कोई बता सकता है? कोर टाइप, एल टाइप और एक वेरी टाइप, है ना। सस्पेंशन। कोर टाइप में एक रास्ता होता है ना, जो मैग्नेटिक सर्किट होता है वो आपका एक होता है, और सेल टाइप में 2 होते हैं, और बेरी टाइप में अनेक होते हैं, है ना, याद रखेंगे। कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिक धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है? जो टोस्टर है वो आपका इलेक्ट्रिक धारा के हीटिंग इफेक्ट पर जो है काम करता है। कौन सा नियम बताता है कि बंद सर्किट में वोल्टेज धारा तथा प्रतिरोध अचर ताप पर होता है? तो ये आपका ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है बताता है
कौन सी विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है? तो इसमें से जितना भी दिया गया है सब पर्यावरण जो है को नुकसान करने वाला जो गैस जो है उसको उत्सर्जित करता है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है यह पर्यावरण को, इससे कोई गैस उत्पन्न नहीं होता है जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान हो, है ना। कौन सी मोटर कांस्टेंट स्पीड पे चलती है? तो आपका जो है शंट मोटर कांस्टेंट स्पीड पे चलती है। घरेलू विद्युत ओवन में तापमान किससे नियंत्रित होता है? तो थर्मोस्टेट से। घरेलू मिक्सर ग्राइंडर के लिए सबसे उपयुक्त मोटर कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त जो मोटर है आपका घरेलू मिक्सर ग्राइंडर के लिए वो आपका है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का उपयोग जो है हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं। चमक को रोकने के लिए वस्तु को दूर से देखना चाहिए। चमक जो है अगर ज्यादा पास से जाके देखेंगे तो वह चमकेगा। चमक को दूर करने के लिए हमको वस्तु को जो है दूर से देखना चाहिए। चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में उष्मीय ओवरलोड रिले क्या बहुत धीरे गति से यानी धीमी गति से काम करता है? मैग्नेटिक जो है कोयलर जो है वह इसके थर्मल ओवरलोड रिले की तुलना में बहुत धीमी गति से काम करता है। चालक के आकार को मापने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है ना, इसलिए यह बहुत जल्दी सब खत्म हो जाएगा। यह थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जितना ज्यादा याद करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा करेगा। चालक के आकार को मापने के लिए किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? तो कंडक्टर को हम कुल लोग किससे मापते हैं? तो मानक वायर गेज, है ना। जो वायर गेज का एक दो प्रकार बताइए आप लोग को। वायर गेज का एक दो प्रकार बताइए। आप लोग बता सकते हैं वायर गेज का एक दो नाम बताइए। एक होता है स्टैंडर्ड वायर गेज और एक होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, दूसरा होता है अमेरिकन जो है वायर गेज और होते हैं, है ना। याद रखेंगे इसको, आप लोग सब भूल जाते हैं। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जब आर्मेचर चालकों की संख्या 84 तथा पोलों की संख्या 6 है तो पोल पिच का मान होता है। तो पोल पिच का मान इतना बटा जो है आपको पोल पिच निकालने के लिए कौन सा सूत्र है? ZYP। अब क्या करेंगे हम लोग उसको, ये आपका जो कंडक्टर है उसका संख्या और ये पोल की संख्या है उसको भाग देंगे, जितना भी है वो उसका आंसर हो जाएगा। जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को ड्यूल स्टार्टर से चालू किया जाता है तो स्टार्टिंग करंट होता है। तो जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को ड्यूल स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में पूर्ण लोड का जो है 5 से 7 गुना जो है करंट होता है, उत्पन्न होता है। जब कोई बाइंडिंग चुंबकीय फ्लक्स का संपूर्ण पर छेदन करता है तो उसमें पैदा होने वाला ईएमएफ होगा, तो याद रखेंगे मैक्सिमम होगा संपूर्ण यानी कि 90 डिग्री। आप लोगों को बताया था मैं कि सबसे ज्यादा जो है आपका ईएमएफ कब जनरेट होता है ना। तो जब वह 90 डिग्री पे होगा तो सबसे ज्यादा जो है आपका इस प्रकार से रहेगा तो सबसे ज्यादा आपका जो है ईएमएफ जनरेट होगा। और यही सीधे हो जाए
अप्रोच नहीं कीजिए, है ना। और जब यही जो है न समकोण पर जब यह 180 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, जीरो होगा। जब टरबाइन पर वाष्प छोड़ी जाती है तो टरबाइन डैश पैदा करता है। तो टरबाइन कौन सा एनर्जी उत्पन्न करता है, मैकेनिकल एनर्जी जो है उत्पन्न करता है टरबाइन। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जब इंडक्शन मोटर का रोटर सामान्य गति प्राप्त कर लेता है तो उसमें उत्पन्न फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और पूछ ले कि स्टार्टिंग के समय, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है जब इंडक्शन मोटर का रोटर सामान्य गति प्राप्त कर लेता है तो उसमें उत्पन्न फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। या यही पूछे कि जब इंडक्शन मोटर स्टार्ट होता है उस समय फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी होता है समान फ्रीक्वेंसी होता है ना, या सप्लाई वोल्टेज के बराबर फ्रीक्वेंसी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जब यौगिक जनरेटर का शंट फील्ड, यौगिक जनरेटर यानी कि कंपाउंड जनरेटर है ना, कहीं कहीं यौगिक जनरेटर मिश्रण जनरेटर भी लिखता है तो उसका भी मतलब आपका कंपाउंड ही होता है ना। तो जब यौगिक जनरेटर का शंट फील्ड, सीरीज फील्ड तथा आर्मेचर दोनों के आर पार कनेक्ट किया जाता है तो यह कनेक्शन कहलाता है। तो आपका जो है इसका जब कंपाउंड जनरेटर का शंट फील्ड और सीरीज फील्ड के आर पार जो है कनेक्ट होगा, उस कंडीशन में वह जो आपका जनरेटर होगा वह लॉन्ग शंट जनरेटर होगा, है ना। लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होगा। जमीन पर भारी भार को खींचने के लिए किस प्रकार की लिफ्ट युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, तो विंडेज का इस्तेमाल किया जाता है। ज्योति फ्लक्स को मापा जाता है तो ल्यूमेन में। जिंदा वायर के संपर्क में आए व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा, तो जिंदा वायर से उसे क्या करेंगे, पहला कदम ऑप्शन के अनुसार, अगर ऑप्शन में आपका दिया रहे कि मेन स्विच को ऑफ करेंगे तो उसको टिक आउट करेंगे। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो जिस प्रकार से ऑप्शन जो सबसे सटीक लगे जिंदा वायर से उसे अलग करेंगे। तो इसमें इस ऑप्शन में जो है मेन स्विच को ऑफ करेंगे, या तो है नहीं तो हम क्या करेंगे, जिंदा वायर से उसको अलग करेंगे, इसको टिक आउट करेंगे। अगला क्वेश्चन है जीनर डायोड का मुख्य कार्य क्या है। जो जीनर डायोड है उसका मेन कार्य क्या है, तो इसका जो मेन काम है आपका आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट करना। मतलब आपका इनपुट वोल्टेज चाहे जो भी हो, आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो आपका एक कांस्टेंट वोल्टेज ही मिलेगा। इसका मेन काम यही है। क्या आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कि जीनर डायोड का हम लोग सर्किट में कनेक्शन कैसे करते हैं, फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में? रिवर्स बायस में सर, रिवर्स। हाँ, सर्किट में जीनर डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्शन करते हैं हम। आगे देखेंगे, ये जितना भी क्वेश्चन है सब कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है या मिक्सिंग क्वेश्चन है पूरा। अब आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन था इसके पहले सब चैप्टर वाइज दे दिया गया है। उसके बाद आपका जो एनसीबीटी का जो सिलेबस था है ना, आईटीआई का एग्जाम, एआईटीटी का भी हो गया है। अब कंपटीशन का क्वेश्चन जो है पूरा मिक्सिंग, पूरा 2 साल का सिलेबस में से यह मिक्सिंग पूरा क्वेश्चन दिया जा रहा है। जीने का उपभोग बिंदु प्रचलित होता है तो 2 जगह से हुआ जी। पूछिए। जीने मतलब क्या होता है सर? जीने मतलब वही सीढ़ी, स्टेयर।
सीडी का उपभोग बिंदु जो होता है वह 2 टू-वे स्विच से जो है कंट्रोल होता है। 2 जगह से वो उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, नीचे से भी और ऊपर से भी। टम्बलर स्विच बना होता है तो बैकलाइट का टम्बलर स्विच जो है वो आपका बैकलाइट का बना होता है। ट्रांसफार्मर अंकित मान किए जाते हैं तो केवीए में ट्रांसफार्मर जो है, केवीए में आप लोगों में से कोई बता सकता है केवीए का पूरा नाम? केवीए स्टैंड फॉर किलो वोल्ट एम्पेयर। किलो वोल्ट एम्पियर। हाँ, किलो वोल्ट। आगे है ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी सामान्यता होती है। तो ट्रांसफार्मर का हम लोग जितना भी पढ़े हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी उपकरण का इफिशियंसी होता है तो वह हमारा है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी जो है 90 से 98% तक होता है। ऑप्शन के अनुसार उसमें कहीं कहीं 95 से 98 भी दिया हुआ रहता है, तो आपको अगर 90 से 98 दे या फिर 95 से 98 दे तो आपको टिक आउट करना है 95 से 98, है ना। ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है क्योंकि यह एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी हाई होने का मेन कारण क्या है? क्योंकि यह एक स्टैटिक उपकरण है, इसमें कुछ घूमने वाला कोई पार्ट्स नहीं होता है।